बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 12 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट में मौजूद लेसन के टेक्स्ट की रीडिंग की थी। हमने सीखा था कि ट्रैफिक कवानीन हमारे पास वो रूल्स और वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रोड पर चलने वालों, गाड़ी चलाने वालों, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि सड़क पर कहाँ और कैसे चलना है, कब रुकना है और कब आगे की तरफ बढ़ना है। हमने लेसन में फादर और सन के दरमियान का डायलॉग रीड किया। हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में इस ब्रोशर को रीड किया। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस, ज़बान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कि दिए हुए अल्फाज को इनके मानी के साथ पढ़िए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, साथ में इनकी मीनिंग्स, तो आइए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सिटीजन, मीनिंग अ पर्सन, वो शख्स, लिविंग जो रहता हो, परमानेंटली मुस्तकिल, इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी किसी खास इलाके में, और कंट्री किसी खास मुल्क में। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और मुल्क, कि एक ऐसा शख्स जो किसी खास इलाके या एक मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता हो, यानी शहरी। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स, मीनिंग मेन ऑफिसेस यानी सरबराह दफ्तर। नेक्स्ट, ट्रैफिक पुलिस, मीनिंग अ पुलिस ऑफिशियल, वो पुलिस वाला हु कंट्रोल्स, जो कि काबू करता है ट्रैफिक को, यानी वो पुलिस वाला जो कि ट्रैफिक को काबू करता है, इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट, वॉकर, मीनिंग अ पर्सन हु वॉक्स, वो शख्स जो पैदल चलता हो, स्पेशली खास तौर पर, फॉर एक्सरसाइज वर्जिश के लिए, और इंजॉयमेंट या लुत्फानंदोज होने के लिए, कि वो शख्स जो पैदल चलता हो वर्जिश के लिए या लुत्फानंदोज होने के लिए। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 4 वर्ड्स की मीनिंग्स को रीड किया, साथ में मैंने आपको इनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी बताई है। सिटीजन यानी शहरी, हेडक्वार्टर यानी मेन ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस यानी वो पुलिस वाला जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और वॉकर यानी पैदल चलने वाला। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, रीड एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके स्पेलिंग्स को हमने रीड करना है, तो आइए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रैवलिंग, TRAVELLING, ट्रैवलिंग यानी सफर करना। अब आपने इन वर्ड्स को रीड करना भी सीखना है और इनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं। नेक्स्ट, ब्रोशर, BROCHURE, ब्रोशर यानी किताबचा। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज यानी अजीब। नेक्स्ट, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। नेक्स्ट, सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन यानी शहरी। नेक्स्ट, इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड यानी पूछना या मालूम करना। नेक्स्ट, इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म यानी खबर देना। लास्ट, व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स यानी गाड़ियां। तो यहां पर हमने दिए हुए वर्ड्स और उनके स्पेलिंग्स को रीड किया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेलिंग चेंज इन प्लूरल फॉर्म,
के जमा हालत में स्पेलिंग का चेंज होना। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 नहीं है। रीड द गिवन रेगुलर प्लूरल्स। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है हमारे पास सिंगुलर प्लूरल का, GULAR एंड प्लूरल यानी वाहिद और जमा। वाहिद कहते हैं किसी एक चीज को, जबकि जमा कहते हैं एक से ज्यादा चीजों को। अब इसमें हमारे पास एक दूसरी टर्म आई है रेगुलर। नाउन के टॉपिक में हमने रीड किया था अबाउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। देखिए, नाउन में हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। एक है हमारे पास रेगुलर नाउन्स। अब यहाँ पर हमारे पास रेगुलर नाउन्स दिए गए हैं। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो इनकी प्लूरल यानी जमा हालत बन जाती है। जबकि इर्रेगुलर नाउन्स हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम एस या ईएस लगाकर उनकी जमा हालत, उनकी प्लूरल हालत नहीं बना सकते, बल्कि उनको हमें कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है, यानी उनकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरह हमने रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में भी रीड किया है। अब उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रेगुलर नाउन्स को रीड करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर हमारे पास कुछ इर्रेगुलर नाउन्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार यानी गाड़ी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी प्लूरल यानी इसकी जमा हालत जब बनाई है तो इसके साथ सिर्फ एस ऐड किया है और इसकी प्लूरल हालत बन गई है यानी कार्स, गाड़ियां। अब ये हमारे पास एक रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट है हाउस। इस हाउस के साथ जब हमने एस लगाया है तो इसकी प्लूरल हालत बन गई है हाउसेस, तो ये भी हमारे पास रेगुलर नाउन है। घर और ज्यादा घर। बस, अब आप देख सकते हैं इसके साथ ईएस ऐड किया गया है दोनों के साथ, बसेस। मैच, मैचेस। अब इनके साथ आईएस ऐड किया गया है। अब इनके साथ आईएस क्यों ऐड किया गया है? जब भी किसी नाउन के एंड में वाई आए और उस वाई से पहले आपके पास कॉन्सोनेंट मौजूद हो तो फिर उस वाई को हम ओमिट कर देते हैं और उसकी जगह पर आईईएस लगा देते हैं। अब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स क्या है? हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स 26 हैं। इन 26 अल्फाबेट्स में हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, और रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। यानी इनके अलावा जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर हमारे पास वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को ओमिट कर देंगे और इसकी जगह पर आईईएस को ऐड कर देंगे और ये भी हमारे पास रेगुलर नाउन की कैटेगरी में आता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं, फिर ये टॉपिक जो है हमारे पास नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू है, इसको रीड करेंगे। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, के बच्चों से कहें कि इस वोकैबुलरी को मीनिंग्स के साथ याद करें। आस्क देम टू यूज दीज वर्ड्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन, और बच्चों से कहें कि इन वर्ड्स को अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल किया करें। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, कि बच्चों को रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स का टॉपिक फिर से समझाएं जो मैंने आपको समझाया है। ऐसे नाउन्स जिनके साथ एस या ईएस लगाकर उनकी प्लूरल हालत बन जाती है उनको रेगुलर नाउन्स कहा जाता है, जबकि ऐसे नाउन्स जिनके साथ एस या ईएस लगाकर उनकी प्लूरल हालत नहीं बनती बल्कि वो कोई दूसरा रूल फॉलो करते हैं तो उनको इर्रेगुलर नाउन्स कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और सिंगुलर प्लूरल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रीड मी के पोर्शन को रीड करते हैं। इसमें आपको वही बातें बताई गई हैं जो मैं आपको लास्ट पेज पर बता चुकी हूँ, लेकिन इनको रीड कर लेते हैं। रीड मी, वी एड एस टू द मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक प्लूरल नाउन्स, कि हम ज्यादातर सिंगुलर नाउन्स के साथ एस ऐड करते हैं ताकि उनकी प्लूरल हालत यानी जमा हालत बना सकें। ये हमने फर्स्ट रूल रीड कर लिया। सम वर्ड्स रिक्वायर ES at the end to convert them to plural nouns, जबकि कुछ नाउन्स के साथ हम ES लगाते हैं ताकि उनकी प्लूरल हालत बनाई जा सके। ये हो गया फर्स्ट रूल और ये हो गया सेकंड रूल। These words end in S, X, CH and SH।
अब जिनके साथ एस या एस लगाया जाता है वो वर्ड्स जो है तो या एस से एंड होते हैं या एक्स या सी एच या एस एच। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इंग्लिश जो है ये मैथ्स की तरह नहीं है कि 2+2 हमेशा 4 ही रहेगा। इसमें हर रूल्स की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जैसे यहीं पर आप देखें कि ऑक्स का जो लास्ट लेटर है वो एक्स है, लेकिन ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है, इसके साथ हम एस या ई एस को ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास इन रूल्स की एक्सेप्शंस आ गई हैं। Some words that end in O also require es at the end to change them to plural forms. और अक्सर वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अगर लास्ट लेटर O हो तो इनके साथ भी es लगाकर हम उनकी जमा हालत बना सकते हैं। ये हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट, words that end in y which follows consonant are converted to plural nouns by replacing y with I and adding es to the end. और अब ये वो रूल है जो कि हम लास्ट पेज पर रीड कर चुके हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनका लास्ट लेटर y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम y को ओमिट करके उसकी जगह I लगा देते हैं और फिर es लगा देते हैं। Irregular nouns do not follow any particular rule to change to plural nouns. जबकि जो irregular nouns हैं वो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी खास रूल फॉलो नहीं करते अपनी जमा हालत बनाने के लिए। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये इरेगुलर नाउन्स के बारे में है। तो यहाँ पर हमने 5 रूल्स को रीड किया। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक नसीहत दूंगी कि जो इरेगुलर नाउन्स हैं उनको आप एक बार याद कर लें। आप देखेंगे कि 1-2 के एडिशन के साथ यही इरेगुलर नाउन्स आप ग्रेड 5th में रीड करेंगे, फिर ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 में कहीं ना कहीं 1-2 वर्ड्स की एडिशन होती जाएगी। बाकी मेन इरेगुलर नाउन्स हमारे पास यही हैं। बाकी जो हमारे पास रेगुलर नाउन्स हैं उनके रूल्स को आप याद कर लीजिए। तो आइए अब इर्रेगुलर नाउन्स को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन इर्रेगुलर प्लूरल्स। कि इर्रेगुलर प्लूरल्स यानी जमा हालतों को पढ़िए। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। गूस, अब इससे हमारे पास प्लूरल क्या बना है, डबल ओ को हमने डबल ई में चेंज कर दिया है, गीज। हंस, ये एक बर्ड है। वुल्फ, वुल्फ्स, भेड़िया। अब यहां पर आप देख सकते हैं F को ओमिट करके इसकी जगह पर VES लगा दिया गया है। मैन, मैन, एक आदमी और ज्यादा आदमी, ए को रिप्लेस करके ई लिख दिया गया है। अब इसी के साथ जो वोमेन है यानी औरत, उसका भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसको चेंज करते हैं। ए की जगह पर हम ई लगा देते हैं। वोमेन एंड वोमेन, ए को हमने रिप्लेस कर दिया है ई से। माउस यानी चूहा और इसकी प्लूरल है माइस। ऑक्स यानी बैल और इसकी प्लूरल है ऑक्सन। टूथ, दांत और इसकी प्लूरल है टीथ। अब नीचे एक्टिविटी आपको दी गई है, चेंज द गिवन नाउन्स इनटू प्लूरल्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। कि जो दिए हुए नाउन्स हैं इनकी प्लूरल हालतें लिखें और फिर इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, एक में हम इनकी प्लूरल हालत लिखेंगे, एक में हम लिखेंगे कि आया ये हमारे पास रेगुलर नाउन्स हैं या इर्रेगुलर नाउन्स है। फर्स्ट है हमारे पास चाइल्ड यानी बच्चा, ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है और इसकी प्लूरल फॉर्म है हमारे पास चिल्ड्रन। बुक, ये हमारे पास रेगुलर नाउन है और इसकी प्लूरल फॉर्म हम बनाते हैं एस ऐड करके। नेक्स्ट, काफ, ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है। काफ कहते हैं बछड़े को यानी बैल के बच्चे को और इसकी प्लूरल फॉर्म हम बनाते हैं CAL, F की जगह वुल्फ की तरह VES लगाकर। नेक्स्ट है फुट यानी पांव, ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है, डबल ओ को हम डबल ई में चेंज कर देंगे। फीट। लास्ट है सिटी यानी शहर, ये हमारे पास रेगुलर नाउन है। अब CIT, Y की ओमिट करके हम IES लगा देंगे, सिटीज यानी ज्यादा शहर। तो यहाँ पर हमारा स्पेलिंग चेंज इन प्लूरल फॉर्म का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सिंगुलर प्लूरल्स के बारे में रीड किया, उनके बारे में डिफरेंट रूल्स को रीड किया और रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स के बारे में रिवाइज किया। इसके साथ ही हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखिए।
लर्निंग टू स्पेल के पोर्शन में क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, हमने इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है ताकि ये वर्ड्स हमारे पास कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास CITIZEN, सिटीजन यानी शहरी। CITIZEN, सिटीजन शहरी। नेक्स्ट INFORM, इन्फॉर्म यानी खबर देना। INFORM, इन्फॉर्म यानी खबर देना। नेक्स्ट STRANGE, स्ट्रेंज यानी अजीब। STRANGE, स्ट्रेंज यानी अजीब। नेक्स्ट ENQUIRE, इंक्वायर यानी पूछना। ENQUIRE, इंक्वायर यानी पूछना। लास्ट है TRAFFIC, ट्रैफिक यानी ट्रैफिक। TRAFFIC, ट्रैफिक। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 5 वर्ड्स में मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट किया, जिससे हमारे पास ये वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स भी याद करने हैं और मीनिंग्स भी याद करने हैं। देखें, जो बच्चा एक टॉपिक को और से पढ़ता है उसके लिए दूसरा टॉपिक भी ईजी हो जाता है। यही जो वर्ड्स हैं ये आपने यहाँ पर भी अभी रीड किए हैं, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर स्पेलिंग्स याद कर लिए हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होगा। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन ग्रामर की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉइंटिंग वर्ड्स, जिनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। प्रोनाउंस के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पर करते हैं, और ये हमारे पास प्रोनाउन की एक टाइप है जिसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 हैं। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या पॉइंटिंग वर्ड्स कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। This, that, these and those are used with nouns to refer to the people or things. ये हमारे पास ऐसे 4 words हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं people यानी लोगों, things यानी चीज़ों को रेफर करने के लिए यानी उनका हवाला देने के लिए। We use this and these. हम this और these का इस्तेमाल करते हैं for people or things close to us. ऐसी चीज़ें और ऐसे शख्स या ऐसे अफराद जो कि हमारे करीब हों। We use that and those for people or things away from us. और फिर that और those का इस्तेमाल हम उन चीज़ों और उन लोगों के लिए करते हैं जो कि हमसे दूर हों। यानी इसमें आपने ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमारे करीब हैं और ऐसी चीज़ें जो कि हमसे दूर रखी गई हैं। एक यहाँ पर दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, वो है सिंगुलर और प्लूरल का। देखें, दिस का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर के लिए और क्लोज यानी वो चीज़ जो कि हमारे करीब रखी गई हो। दैट का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगल के लिए और ऐसी चीज़ें जो कि फार यानी दूर रखी गई हो। दीज का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के लिए और वो चीज़ें जो कि क्लोज यानी करीब रखी गई हों, जबकि दोस्त का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के लिए और ऐसी चीज़ें जो कि फार यानी दूर रखी गई हों। देखें, इसमें ये जो फर्स्ट 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, दिस क्लोज और दैट फार के लिए, जबकि दीज एंड दोज जो है ये प्लूरल के साथ यूज होते हैं और दीज का इस्तेमाल किया जाता है क्लोज यानी करीब और दोस्त का इस्तेमाल किया जाता है फार यानी दूर चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ये मेरा पसंदीदा नाश्ता है। अब इसमें जो ब्रेकफास्ट है एक तो ये सिंगुलर है, दूसरा ये करीब रखा गया है। देखें, हम इसमें ये भी कह सकते हैं दैट दिस इज़ माई फेवरेट बुक, कि ये मेरी पसंदीदा किताब है। अब जो बुक है वो सिंगुलर है और मेरे बिल्कुल करीब रखी गई है। दैट ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, कि वो ड्रेस खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो ड्रेस है वो है तो सिंगुलर लेकिन वो दूर रखी गई है यानी उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं दैट हाउस इज़ ब्यूटिफुल, कि वो घर खूबसूरत है। वो घर सिंगुलर है लेकिन दूर है।
नेक्स्ट, आई लाइक दीज वाजेस, कि मुझे ये वाजेस पसंद हैं। अब यहाँ पर आप वाजेस को देख सकते हैं, ये प्लूरल यानी जमा हालत में मौजूद है, जबकि दीज का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे करीब रखी गई हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं दैट दीज पेन्स आर ब्यूटिफुल, यानी ये पेन आप देख सकते हैं ये प्लूरल में है, जमा हालत में है, दो हैं और करीब रखे गए हैं। जबकि अगर इन पेन को मैं दूर कर दूं तो मैं कहूंगी दैट दोज पेन्स आर ब्यूटिफुल, कि वो जो दूर रखे गए पेन हैं ज्यादा हैं, प्लूरल हालत में है, और दूर रखे गए हैं वो खूबसूरत हैं। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, कि वो जो दूर रखे गए ज्यादा एप्पल्स हैं, प्लूरल हालत में हैं, वो बहुत जूसी हैं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए सेंटेंसेस को रीड किया, जिससे हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और पॉइंटिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स बाय गिविंग एग्जांपल्स, कि बच्चों को रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स के बारे में बताइए। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं स्पेलिंग चेंज इन प्लूरल फॉर्म के टॉपिक में। यहां पर आस्क स्टूडेंट्स टू फिल इन द मिसिंग लेटर्स बाय देमसेल्व्स, और बच्चों से कहें कि इस एक्टिविटी को खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, उसको रीड करते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच पॉइंटिंग वर्ड। अब हमारे पास पॉइंटिंग वर्ड्स कितने हैं? पॉइंटिंग वर्ड्स हमारे पास 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। अब इनको हमने सेंटेंसेस में यूज करना है। सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूं। यहां पर मैं आपको मजीद 2 सेंटेंसेस लिखवा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस और दैट इज अ ब्यूटिफुल हाउस। अब हाउस जो है वो सिंगुलर है, दिस दैट दोनों का यूज मैंने किया है। अगर हाउस नजदीक हो तो भी आप कह सकते हैं, और दैट का इस्तेमाल हम करेंगे जब हाउस यानी घर दूर होगा। नेक्स्ट, दीज और दोज एप्पल्स आर फ्रेश। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एप्पल्स है वो प्लूरल फॉर्म में है। दीज और दोज यानी अगर नजदीक रखे गए हों, दोज अगर दूर रखे गए हों, आर फ्रेश वो ताजा हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा पॉइंटिंग वर्ड्स, या आपने याद रखना है कि इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब चलते हैं ग्रामर के पोर्शन में सेकेंड टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में सेकेंड टॉपिक है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस है हमारे पास पास्ट यानी गुजरा हुआ जमाना। लास्ट यूनिट नंबर 11 में हम टेंसेस के बारे में रीड कर चुके हैं। यहाँ पर हमने टेंस रीड किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पर हम रीड करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए जो टेंसेस हैं ये हमारे पास टोटल 3 हैं, फिर इनको आगे सब कैटेगराइज किया गया है और ये हमारे पास टोटल 12 हैं। तो 3 आप लास्ट यूनिट में रीड कर चुके हैं, ये आपका 4th टेंस है। तो रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट टाइम। कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पास एक ऐसा टेंस होता है जिसमें एक ऑनगोइंग यानी चलने वाले एक्शन की बात की जाती है, लेकिन पास्ट टाइम में की जाती है। देखें जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रीड किया था उसमें मौजूदा जमाने में एक जारी काम की बात की जाती है। अब इसमें पास्ट टाइम यानी गुजरे हुए जमाने में एक जारी काम की बात की जाएगी। आइए टॉपिक को रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी ढांचा, यानी इसकी फॉर्मेशन की बात की जाएगी। यहां पर ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पर आपको फॉर्मेशन का बताया गया है। अफर्मेटिव यानी जो सिंपल टेंस होता है हमारे पास, नेगेटिव यानी मनफी जुमला और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला। अफर्मेटिव को कहा जाता है इकरारी जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। देखें अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ये याद रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और उसके बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट
फॉर्म यूज की जाएगी, लेकिन उसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा, यानी जेरेंट फॉर्म लगाई जाएगी। प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीचे साथ में इसकी एग्जाम्पल्स को भी रीड करते हैं तो यह आपको क्लियर हो जाएगा। सहर एंड सोफिया वर प्लेइंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सहर एंड सोफिया वर प्लेइंग के सहर और सोफिया खेल रहे थे, यानी उस टाइम खेल रहे थे, लेकिन टेंस पास्ट टाइम है हमारे पास। इन सेंटेंसेस में सेकेंड एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की है। वी वर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। अब वी इसमें सब्जेक्ट है, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गेटिंग जो है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस इसके साथ आईएनजी लगाया गया है। लेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है फॉर द फ्लाइट, कि हम अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। अब उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि इसमें था, थे, थी का इस्तेमाल किया जाएगा एंड में। दे वर रनिंग अ रेस। दे हमारे पास सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। उसमें इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इसमें वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वॉज और वर, वॉज का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर के साथ, जबकि वर का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे हमारे पास प्लूरल है, वी हमारे पास प्लूरल है, सहर एंड सोफिया ये हमारे पास प्लूरल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ही सिंगुलर है। दे वर रनिंग अ रेस, कि वो रेस दौड़ रहे थे। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला रीड करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज और वर के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसी तरीके से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ही सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, अ लेटर ऑब्जेक्ट, कि वो खत नहीं लिख रहा था। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला, वॉज और वर यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एंड में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज सलमा गोइंग टू कराची, कि क्या सलमा कराची जा रही थी। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आया गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट और एंड में है इंटेरोगेटिव मार्क यानी सवालिया निशान। तो यहाँ पर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में रीड किया, इनकी फॉर्मेशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में रीड किया। नीचे आपको इससे रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। मेक टू अफर्मेटिव, negative and interrogative sentences each using the past continuous tense। कि past continuous tense के 2 हमने affirmative sentences लिखने हैं, 2 negative और 2 interrogative। तो सबसे पहले affirmative sentences के बारे में लिखते हैं। She was reading a book। They were planting a tree। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर was का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सिंगुलर है, यहां पर were क्योंकि प्लूरल है। She was reading a book, वो किताब पढ़ रही थी। They were planting a tree, वो दरख्त लगा रहे थे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप देखिए। She was not reading a book, कि वो किताब नहीं पढ़ रही थी। अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया है। दे वर नॉट प्लांटिंग अ ट्री, कि वो दरख्त नहीं लगा रहे थे। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉज को हम स्टार्ट में ले आएंगे। वॉज शी रीडिंग अ बुक, कि क्या वो किताब पढ़ रही थी। Were they planting a tree,
कि क्या वो दरख्त लगा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 अफर्मेटिव, 2 नेगेटिव और 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिख के दिए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन में हमारा सेकंड टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में थर्ड टॉपिक है हमारे पास कनेक्टर्स। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि कनेक्टर्स हमारे पास क्या हैं। कनेक्टर्स आर यूज्ड टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन। कि कनेक्टर्स हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई काम किस तरतीब से हुआ। ऑर्डर यानी तरतीब। फर्स्ट सबसे पहले, सेकेंडली उसके बाद, देन फिर, एंड सम अदर कनेक्टर्स। और इसके अलावा मजीद भी कुछ कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे लास्टली, फाइनली वगैरह। तो आइए यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज दिया गया है, इसको रीड करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कनेक्टर्स। कि इस पैराग्राफ को रीड कीजिए, इसमें कनेक्टर्स के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक पैराग्राफ में हम एक आइडिया को कैसे जोड़े रखते हैं। इन कनेक्टर्स की मदद से हम एक सेंटेंस का जो आइडिया है वो दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आइए इसको रीड करते हैं। येस्टरडे, कल। I had a great time with my friends। कि कल मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। फर्स्टली सबसे पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अब उसने वो वक्त अच्छा कैसे गुजारा, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि फर्स्टली सबसे पहले हमने क्या किया, आई मेट देम इन अ पार्क। मैं उनसे एक पार्क में मिली। सेकेंडली फिर उसके बाद आई बॉट अ ब्यूटिफुल स्कार्फ फॉर माई सिस्टर। फिर मैंने अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत सा स्कार्फ खरीदा। एंड देन आई वेंट आउट टू हैव डिनर विद माई फैमिली। और फिर मैं अपने ख़ानदान वालों के साथ रात के खाने के लिए निकल पड़ी। फाइनली आखिरकार। आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आई। एंड कम्प्लीटेड और मुकम्मल की माई स्पीच फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन। कि फिर मैंने अपनी स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए अपनी स्पीच की तैयारी को मुकम्मल किया। अब आप देख सकते हैं कि इन कनेक्टर्स के ज़रिए इस पूरे पैराग्राफ का जो एक आइडिया था वो जुड़ा रहा। यानी एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस से अलग नहीं है बल्कि उसी मेन आइडिया को साथ लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर्स के बारे में रीड किया कि ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई काम किस तरतीब से हुआ। यानी हमें सीक्वेंस के बारे में बताते हैं जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, देन, लास्टली एट्सेट्रा। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है। आइए इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग कनेक्टर्स। अब हमने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें कनेक्टर्स को यूज करना है टू शो द सीक्वेंस ऑफ योर डेली रूटीन। कि अपनी रोजमर्रा मामूल की तरतीब हमने दिखानी है, इसका ऑर्डर हमने दिखाना है। यानी यहाँ पर हम एक ऐसे पैराग्राफ को रीड करेंगे जिसमें हम अपने डेली रूटीन की सीक्वेंस को बयान करेंगे। तो आइए पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। टॉपिक है हमारे पास कनेक्टर्स का। पैराग्राफ राइटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए रीड करते हैं अबाउट आवर डेली रूटीन। और इनमें हम कनेक्टर्स को यूज करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जागती हूँ। एंड से माई प्रेयर, और मैं अपनी नमाज पढ़ती हूँ। देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। आफ्टर दैट, फिर उसके बाद, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करती हूँ। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। एंड स्टडी विद माई टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ पढ़ती हूँ। फाइनली आखिरकार, आई कम होम, मैं घर वापस आती हूँ। एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। अब हमने इस पैराग्राफ को रीड किया। आपने देखा इनमें हमने कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। फर्स्टली, देन, आफ्टर दैट, नेक्स्ट एंड फाइनली। इन कनेक्टर्स की मदद से आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ का एक मेन आइडिया है वो जुड़ा रहा है। यानी कोई भी सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस से अलग नहीं है। ये जो कनेक्टर्स हैं ये हमारी राइटिंग को ऑर्गेनाइज बनाते हैं।
आपने देखा इसमें हमने सीक्वेंस वाइज बात की है, सबसे पहले सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम। ऐसा नहीं है कि हमने शाम से बात स्टार्ट की है फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सुबह की तरफ गए हैं, बल्कि जिस तरतीब से वक्त चलता है उसी तरतीब से हमने इस पैराग्राफ को लिखा है कनेक्टर्स की मदद से। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। वापस चलते हैं बुक की तरफ, टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव देम रेड द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि बच्चों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, यानी उसके ढांचे के बारे में, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होगी। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कनेक्टर्स, बच्चों से कहें कि पैराग्राफ को रीड करें और कनेक्टर्स के इस्तेमाल पर गौर करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 126 की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में फोर्थ टॉपिक है हमारे पास हाइफन्स। हाइफन्स का साइन हमारे पास ऐसे होता है। अब यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कि हाइफन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाइफन हमारे पास एक पंचुएशन मार्क है, यानी जिस तरह हम फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हाइफन भी हमारे पास एक पंचुएशन मार्क है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ज्वाइन टू वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, या दो अल्फाज को जोड़ने के लिए या अल्फाज के हिस्सों को जोड़ने के लिए। जैसे हम आगे टॉपिक को रीड करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग रूल्स ऑफ यूजिंग हाइफन्स विद एग्जाम्पल, के नीचे आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं हाइफन्स के इस्तेमाल के बारे में, इनको रीड कीजिए, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको यूजेस ऑफ हाइफन्स बताए गए हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फर्स्ट रूल है टू मेक कंपाउंड नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स बनाने के लिए। देखिए कंपाउंड वर्ड्स के बारे में तो आप रीड कर चुके हैं, कंपाउंड नंबर्स आपने मैथ्स में रीड किए होंगे जब हम टू नंबर्स को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग हैज 21 फ्लोर्स। अब इसमें जो 21 है हमारे पास, या 31 हो गया, या 36 हो गया, या 46 हो गया, या 58 हो गया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंपाउंड नंबर्स हैं। तो इन दोनों कंपाउंड नंबर्स को आपस में मिलाने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड रूल, टू ज्वाइन टू वर्ड्स, दो अल्फाज को मिलाने के लिए। एहसन इज अ गुड लुकिंग बॉय, कि एहसन एक खूबसूरत दिखने वाला लड़का है। अब गुड हमारे पास एक अलग वर्ड है और लुकिंग हमारे पास एक अलग वर्ड है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है थ्रू हाइफन। थर्ड रूल है हमारे पास बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का टॉपिक भी आपका मैथ्स का है। ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड, के उसने ब्रेड का 1/4 हिस्सा खाया। अब ब्रेड का 1/4 हिस्सा कितना होता है? यानी टोटल 4 हिस्से हैं, उसमें से उसने एक हिस्सा खा लिया है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ ग्रेड 3 की मैथमेटिक्स में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप काइंडली ग्रेड 3 के मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए। तो यहाँ पर हमने यूजेस ऑफ हाइफन्स के बारे में रीड किया और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी रीड की। हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है टू वर्ड्स या पार्ट ऑफ वर्ड्स को मिलाने के लिए, जैसे कि हमने देखा कंपाउंड वर्ड्स में, या टू वर्ड्स को मिलाने के लिए, या फिर फ्रैक्शन में बिटवीन द नंबर्स हम इसको यूज करते हैं। नीचे आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं जो कि हाइफन से रिलेटेड ही है। हाइफनेट द गिवन वर्ड्स करेक्टली, नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें हमने हाइफन्स का यूज करना है। देन मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स, और फिर हमने इन वर्ड्स से सेंटेंसेस भी बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वेल नोन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी हाइफन का इस्तेमाल हम करेंगे वेल और नोन के दरमियान। फिर है 32, तो 30 हाइफन 2। माइंड ब्लोइंग, माइंड एंड ब्लोइंग। लास्ट है 4 मिनट्स, 4 और फिर है मिनट्स। अब इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं, यहीं पर मैं आपको सेंटेंसेस बना देती हूँ। फर्स्ट है वेल नोन, वेल नोन कहते हैं मशहूर को। ही इज अ वेल नोन टीचर, कि वो एक मशहूर उस्ताद है। 32 हमारे पास नंबर है। There are 32 students in my
क्लास कि मेरी क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट है माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग मतलब हैरत अंगेज। द मूवी वॉज माइंड ब्लोइंग। लास्ट है 4 मिनट्स यानी 4 मिनट के लिए। वी टुक a 4 मिनट ब्रेक। तो यहाँ पर हमने हाइफन के टॉपिक के बारे में रीड किया, हमने इसके यूज़ के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स को रीड, फिर इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद थी, उस एक्टिविटी को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा ग्रामर का पोर्शन एंड होता है, साथ ही हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं राइटिंग के पोर्शन की तरफ। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट यानी लिखना सीखिए। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है राइट अ लेटर के एक खत लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, एंड शेयर और उससे बांटें। सम ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल, कुछ ट्रैफिक और हिफाजत के कवानीन। किन के लिए? फॉर पेडिस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों के लिए। अब इस एक्टिविटी में हमने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और उसको पेडिस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों के कुछ ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स के बारे में उनको बताना है। देखिए, लेटर के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ लेसन में रीड कर चुके हैं। यहाँ पर हमने एक लेटर लिखा था, रीड किया था हमने, जिसमें एसएन ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ट्रैफिक इश्यूज के बारे में बताया था कि उनके स्कूल के सामने कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। लेटर हम लिखेंगे इसी पैटर्न से। देखें, पैटर्न आपके पास मौजूद है, हमने सिर्फ इसकी बॉडी को चेंज करना है। बाकी पैटर्न आप देखेंगे कि पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो आइए लेटर को लिखना सीखते हैं और उसको रीड करते हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपने लेटर के पैटर्न को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। आप जहाँ कहीं जिस भी टॉपिक पर लेटर लिखेंगे उसका पैटर्न हमेशा यही रहेगा। तो आइए लेटर को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। A letter to a friend to share some traffic and safety rules for pedestrians, कि पैदल चलने वालों के लिए कुछ ट्रैफिक और हिफाजती कवानीन ये बताना है हमने एक लेटर में अपने फ्रेंड को। तो आइए लेटर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अली, हाउस नंबर 45, स्ट्रीट 7, लाहौर। ये है राइटर का एड्रेस यानी लिखने वाले का, खत लिखने वाले का पता। अहमद, हाउस नंबर 12, मॉडल टाउन, लाहौर। रिसीवर्स एड्रेस यानी वसूल कुनिंदा का पता, यानी जिस शख्स को खत लिखा जा रहा है ये उसका एड्रेस है। 1 फरवरी 2026, ये हमने डेट मेंशन की है। डियर अहमद, प्यारे अहमद, ये सैल्यूटेशन है यानी सलाम कलाम किया जा रहा है। अब नीचे से हमारे पास लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। आई होप यू आर फाइन, कि मुझे उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये खत लिख रहा हूँ। टू शेयर, कि मैं बांटूं। सम इम्पॉर्टेंट, कुछ अहम। ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक और हिफाजती उसूल। फॉर पेडिस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों के लिए। विद यू, आपके साथ। That I hope you are fine. I am writing this letter to share some important traffic and safety rules for pedestrians with you. कि मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। मैं ये खत तुम्हें पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक और हिफाजती उसूल बताने के लिए लिख रहा हूँ। We should always walk on the footpath, कि हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। And cross the road, और रोड को पार करना चाहिए। At the zebra crossing, zebra crossing के जरिए, कि हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से उबूर करनी चाहिए। वी मस्ट लुक बोथ वेज, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए यानी उबूर करते वक्त। वी शुड फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए। एंड क्रॉस द रोड, और रोड को क्रॉस करना चाहिए। ओनली व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन फॉर पेडिस्ट्रियंस, और हमें सिर्फ उस वक्त सड़क पार करनी चाहिए जब पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल ग्रीन हो।
ऑल्सो इसके साथ ही वी मस्ट नॉट रन, हमें भागना नहीं चाहिए और प्ले या खेलना नहीं चाहिए ऑन द रोड पर, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, रोड पर गाड़ियां आगे पीछे चल रही होती हैं, अगर आप खेलेंगे या दौड़ेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आई होप यू विल फॉलो दीज रूल्स, कि मुझे उम्मीद है कि तुम इन उसूलों पर अमल करोगे टू स्टे सेफ, ताकि तुम महफूज रह सको। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। यूर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त अली। यहाँ पर अली अपने सिग्नेचर यानी अपने दस्तखत करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लेटर रीड किया टू अ फ्रेंड टू शेयर सम ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। आपने इसका पैटर्न देखा, हमने सबसे पहले राइटर का एड्रेस लिखा, फिर रिसीवर का, फिर डेट लिखी, फिर सैल्यूटेशन, फिर लेटर की मेन बॉडी आती है और एंड में हमने फिर से इसमें राइटर का नेम लिखा और उनके सिग्नेचर हमने मेंशन किए। तो यहाँ पर हमारा ये लेटर एंड होता है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड द गिवन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ यानी वजाहती पैराग्राफ। यहाँ पर आपको एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि ये क्या है, तो मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ या वजाहती पैराग्राफ ये एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो किसी चीज़ की वजाहत करता है, और इसके लिखने का पर्पस क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन देना या किसी प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताना कि कोई काम कैसे हुआ। और ये जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है ये फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, इसमें कोई ओपिनियंस नहीं दी जाती और इसमें अक्सर सीक्वेंस वाइज काम किया जाता है, यानी हमने जो कनेक्टर्स रीड किए हैं अक्सर इनमें वो कनेक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आइए एक्सपोजिटरी पैराग्राफ को रीड करते हैं। My grandfather has given me a computer as a present, कि मेरे दादा जान ने मुझे तोहफे में एक कंप्यूटर दिया है। प्रेजेंट यानी तोहफा। I am about to set up my new computer, कि मैं अपना नया कंप्यूटर लगाने वाला हूँ यानी उसको सेटअप करने वाला हूँ। There are so many different parts, कि इसके कहीं सारे मुख्तलिफ हिस्से हैं। I don't know where to start, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। The instruction manual can help me, कि इसके साथ हिदायत की जो किताब दी गई है कि वो मेरी मदद कर सकती है। It tells, ये बताता है what each part is, कि कौन सा हिस्सा कौन सा है, and how to attach it, और इसको जोड़ना कैसे है। I will follow the instructions, कि मैं हिदायत पर अमल करूंगा स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम। फर्स्ट, सबसे पहले आई विल कनेक्ट द मॉनिटर, मैं मॉनिटर को कनेक्ट करूंगा एंड CPU और CPU को। नेक्स्ट, फिर आई विल कनेक्ट द कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर, और फिर मैं कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स को कनेक्ट करूंगा। देन आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर, और इसके बाद मैं कंप्यूटर को ऑन करूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमने एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ रीड किया। इसमें हमें प्रोसेस बताया गया है कि आप कंप्यूटर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं, कोई ओपिनियन नहीं बताया गया। इसके अलावा इसमें कनेक्टर्स भी यूज किए गए हैं। तो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ हमारे पास एक ऐसा वजाहती पैराग्राफ होता है जो किसी भी चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मैंने आपको इसका पर्पस बताया कि ये किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है या हमें इंफॉर्मेशन देता है या हमें ये बताता है दैट हाउ समथिंग इज डन, कि कोई काम कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर हमने कंप्यूटर को सेटअप करना सीखा। अब हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। राइट ए शॉर्ट एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, हमें यहाँ पर एक शॉर्ट एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक क्या है हमारे पास, ऑन हाउ टू पैक योर बैग फॉर अ ट्रिप, कि हम एक ट्रिप के लिए अपने बैग को कैसे पैक कर सकते हैं। तो आइए पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, टाइम टू थिंक, यानी सोचने का वक्त। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। टॉपिक है हमारे पास हाउ टू पैक माई बैग फॉर अ ट्रिप, कि एक ट्रिप के लिए अपने बैग को कैसे पैक किया जा सकता है। पैकिंग अ बैग, कि एक बैग को पैक करना फॉर अ ट्रिप, किसी ट्रिप के लिए, इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है। इफ इट इज डन प्रॉपरली, अगर इसको सही तरीके से किया जाए। प्रॉपरली, सही तरीका। फर्स्ट,
सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू नीड टू टेक विद यू। सबसे पहले आपने उन तमाम चीज़ों की एक फहरिस्त बनानी है जो कि आपने साथ लेकर जाने हैं। देन पुट योर क्लोथ्स नीटली इन द बैग। फिर उसके बाद आपने अपने कपड़े तरतीब से बैग में रखने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कीप योर टॉयलेटरीज लाइक टूथब्रश, सोप एंड टॉवल इन अ स्मॉल पाउच। फिर उसके बाद आपने अपनी तमाम टॉयलेटरी यानी वॉशरूम के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे कि टूथब्रश, साबुन और तौलिया एक छोटे से पाउच में रखने हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद प्लेस इंपॉर्टेंट आइटम्स सच एज मनी, टिकट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ पॉकेट। फिर इसके बाद आपने ज़रूरी चीज़ें जैसे कि पैसे, टिकट और कागजात महफूज जेब में रखने हैं। फाइनली और आखिरकार, क्लोज योर बैग, आपने अपना बैग बंद करना है एंड चेक इट वंस अगेन टू मेक श्योर नथिंग इज मिसिंग। कि आखिर में आपने अपना बैग बंद करना है और दोबारा से चेक करना है ताकि कोई चीज़ रह न जाए। तो यहाँ पर हमने एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ रीड किया, हाउ टू पैक अ बैग फॉर अ ट्रिप, और हमने कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जिससे मेन आइडिया पैराग्राफ में हर जगह पर जुड़ा रहा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के बारे में सीखा, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल को रीड किया, फिर उसके बाद हमने दी हुई एक्टिविटी में खुद एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ को लिखा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही लर्निंग टू राइट का पोर्शन हमारा एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। क्रिएटिव राइटिंग के पोर्शन में हमारे पास एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। हाउ डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी में ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, यानी इनकी पैरवी कैसे करते हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रीफली, यानी शॉर्टली आपने अपना तजुर्बा बताना है। यहाँ पर यहीं पर मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम काफ़ी दफ़ा इसको रीड भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से इसको मेंशन करते हैं। आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स in my daily life to stay safe। कि मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करती हूँ ताकि मैं महफूज रह सकूँ। I always cross the road at the zebra crossing and wait for the green signal। कि मैं हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को अबूर करती हूँ और सब सिग्नल यानी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करती हूँ। I never use a mobile phone while walking on a road or while driving। कि मैं कभी भी पैदल चलते हुए या ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती। Following traffic rules makes roads safe and helps prevent accidents। कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से सड़कें महफूज रहती हैं और हादसा कम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं अपनी डेली लाइफ में ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करती हूँ। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू देम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइफन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, के बच्चों को हाइफन का कॉन्सेप्ट समझाएं। इनकरेज देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स, और उनसे कहें कि मजीद एग्जाम्पल्स शेयर करें। हमारे पास जो एक्टिविटी दी गई थी उसमें जो वर्ड्स थे हमारे पास, उनमें हमने हाइफन्स को लगाया था और उसके बाद हमने उनके सेंटेंसेस भी बनाए थे। हेल्प स्टूडेंट्स राइट अ पैराग्राफ एंड अ लेटर ऑन देयर ओन, के बच्चों से कहें कि खुद से एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिखें और लेटर लिखें। Ask them to write the letter and paragraph with correct spelling, punctuation and vocabulary। और बच्चों से कहें कि जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है और जो लेटर है उसको करेक्ट स्पेलिंग,
करेक्ट पंचुएशन यानी रमूज़ो औकाफ, आपने फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन का इस्तेमाल करना है। एंड वोकेबलरी और करेक्ट वोकेबलरी को भी यूज़ करना है। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त, ये यूनिट हमारा एंड होता है। इस यूनिट में हमने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। हमने सीखा कि हम ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करके कैसे खुद को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। ये ट्रैफिक कवानीन हमारी ही हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर इनको फॉलो किया करें। इसके अलावा हमने इस यूनिट में दिए गए ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के पोर्शंस को कवर किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का लास्ट यूनिट नंबर 13 लिटिल थिंग्स को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।